नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीएम यशस्वी NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम और श्रेष्ठा परीक्षा, इन तीनों की तैयारी के लिए गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। यदि आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न का संग्रह भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है 2005 गुणा 2005 ऋण 1995 गुणित 1995। ठीक है, अब इस प्रकार का जो प्रश्न आता है तो मैं आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल विधि से हल करना सिखाऊंगा, है ना। अब यदि आप क्या करेंगे, अभी वर्तमान में इसका इसमें गुणा करेंगे, है ना, फिर 1995 का 1995 गुणा करेंगे, फिर इस गुणनफल में से गुणनफल घटाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें समय बहुत अधिक लग जाएगा और गलती होने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है। अभी क्या करें, इसे हम ऐसी विधि से हल करेंगे कि हम 30 सेकंड के अंदर इसको हल कर सके, है ना। देखिए ये प्रश्न आता है इस कंडीशन में, तो क्या करेंगे कि पहले इस संख्या में ये संख्या जोड़ देते हैं, है ना। 2005 में हम क्या करेंगे, 1995 जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना आता है, 5 5 10 के शून्य हासिल का 1, 10 के शून्य हासिल का 1, शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4, ठीक है ना। फिर अगली बार क्या करेंगे कि 2005 में से इस संख्या को घटा देते हैं, ठीक है ना। इसका अंतर कितना आता है, 10। फिर 4000 में 10 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 40,000। बस हो गया उत्तर, ठीक है। लेकिन कैसे किया, इसको अब थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें डिटेल समझ में नहीं आएगा तब तक शॉर्टकट मेथड समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए यह हम देख रहे हैं कि 2005 गुणा 2005, इसे हम लिख सकते हैं 2005 की घातांक 2 यानी वर्ग, ठीक है। ये पता है हमें, माइनस, ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, अब तक समझ आ गया होगा, 1995 का वर्ग, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन आती है कि दो संख्याओं का वर्ग हो और उसके बीच में माइनस का चिन्ह हो यानी ऋण का चिन्ह हो, तो हमें एक सरल समीकरण फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए। वो कौन सी है, देखिए ए, इसको हमने ए मान लिया है, ए वर्ग, ऋण इसको हमने बी मान लिया है, बी वर्ग, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या हो गई बी, ठीक है ना। अब ये ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है तो इसका हल क्या हो जाएगा, ए धन बी गुणा ए ऋण बी, ठीक है ना। ये क्या है, सर्व समीकरण है ना, आइडेंटिटी, इसे आप याद रखें, ठीक है। तो इसके द्वारा देखा हमने a प्लस बी, यानी a का मान कितना है 2005 और b का मान 1995, यानी एक बार इनको जोड़ लिया, ये हमने ये जोड़ लिया, फिर एक बार हमने क्या किया, इसको घटा दिया, ये घटा दिया, और फिर दोनों का गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर हल कर लिया है। कैसे, देखिए a वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर a धन बी, यानी a का मान कितना हो गया 2005, इस प्रकार से धन बी का मान कितना हो गया 1995, ये जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, इसको a ऋण बी यानी घटा देंगे, 2005 ऋण 1995, ठीक है। अब इनको जोड़ा, कितना हो गया 4000 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 40,000। इस प्रकार से हम चंद सेकंड में इसे हल कर सकते हैं। एक बात और है कि यहाँ जो संख्या आती है ना, वो लगभग एक संख्या आती है जो पूर्णांक में हो, तो हम आसानी से
मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा हम पेन का यूज कर सकते हैं, है ना, ताकि गलती ना हो। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किलोग्राम मिश्रण में 55% रेत, 33% सीमेंट और शेष चूना है। मिश्रण में चूने की मात्रा कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जब इससे सवाल आते हैं कि शेष हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है इसको हम जोड़ लेते हैं, यानी 55% और 33%, इन दोनों क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, ये हो जाता है 88%। हम जानते हैं कि कुल प्रतिशत कितना होता है 100%, है ना। अब इसमें से 88% हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बचे कितना 12%, यानी 12% क्या है चूना है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है चूने की मात्रा, ठीक है। तो चूने की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 800 किलोग्राम का हम निकालेंगे 12%, इस प्रकार से 800 का 12%, ठीक है। अब 800 का मतलब होता है गुणा, है ना, 12% का मतलब होता है 12/100, क्लियर। अब इस शून्य से शून्य काट दिया, इससे काट दिया, क्या बचा 12×8 96, ये हो गया 96 किलोग्राम, यानी 800 ग्राम मिश्रण में चूने की मात्रा कितनी हो जाएगी 96 किलोग्राम। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेलन, शंकु और अर्धगोला दिया गया है ना। बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी कोन और अर्धगोला यानी सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका जो वैल्यू है यानी आयतन है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए ऊंचाई दोनों की समान है और त्रिज्या भी यहाँ आती है, त्रिज्या भी समान है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे इनके जो आयतन का सूत्र है उनको लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है। अब बेलन कैसा होता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं ताकि आप चित्र माध्यम से समझ जाए। देखिए आपने देखा होगा बेलन तो जानती हैं, बेलन की आकृति कुछ प्रकार से होती है ना, ये वाली, ये बेलन हो गया, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन का सूत्र, आयतन यानी इसके अंदर कोई वस्तु कितनी भर सकते हो, कितनी आ सकती है, जैसे पानी कितना आ सकता है, वो इसका कहलाएगा आयतन। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर यानी त्रिज्या, है ना, और एच यानी ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर शंकु का आयतन का सूत्र लिखेंगे हम, क्या करेंगे, शंकु, शंकु यानी कौन कैसा आता है, आपने आइसक्रीम खाई होगी इस प्रकार से, जोकर की टोपी, यानी ये जो होता है ये शंकु होता है इस टाइप का, जो जोकर टोपी इस प्रकार से, ये हो गया आपका शंकु हो गया है, ठीक है। तो शंकु का आयतन, अब इसका सूत्र क्या है, शंकु का आयतन सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। क्योंकि बेलन में से हम शंकु काटते हैं इस प्रकार से तो 3 शंकु हमें प्राप्त होते हैं, 1, 2 और 3, इसलिए इसका 1/3 आता है, यानी 3 का हम भाग लगाते हैं। ये तीसरा हिस्सा है, बेलन का तीसरा हिस्सा कहलाता है शंकु, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ये आपको समझाने बता रहा हूं, अदरवाइज परीक्षा में क्या करना है, सीधा सीधा ये लिखना है सूत्र और मान रख करके फटाफट से हल करना है, लेकिन डिटेल समझ में आएगा तो ये जो डायरेक्ट हम करेंगे ना वो आसानी समझ में आ जाएगा। अब अर्धगोला, गोला पूरा होता है जैसे लड्डू, है ना, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये गोले के उदाहरण हैं। अब उसको काट का हमने अब काटा तो आधा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम अर्धगोला, इस प्रकार से।
अब अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए यहां कहा गया है कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, ठीक है। अब पाई का मान हम यहां नहीं रखते हैं और लिख देते पाई, आर हमने 1 मान लिया, तो आर यानी त्रिज्या वर्ग है, यानी इसको लिखेंगे 1 गुना 1 गुना एच, एच भी हमने 1 मान लिया। तो यहां पर जो बेलन है इसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई घन इकाई, है ना। इकाई हमने मानी नहीं है और आयतन का मात्रक होता है घन, इसलिए बोलते हैं पाई घन इकाई, ठीक है। अब यहाँ इकाई लिखना आवश्यक नहीं है। अब शंकु आयतन देखिए 1/3, है ना, गुणा पाई। अब आर 1 है, वर्ग है, तो 1 गुना 1 और एच 1 है, इस प्रकार से गुणा करते हैं, ये हो जाता है पाई/3 घन इकाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से अर्धगोले का आयतन हम निकालते हैं, तो 2/3 गुना पाई गुणा त्रिज्या 1 मानी हमने, 1 गुना 1 गुना 1, क्योंकि इसकी घातांक 3 है इसलिए हमने लिखा 3 बार। अब गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाता है 2 पाई बटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई, ये है आपका पाई/3 और 2 पाई/, ठीक है ना। अब देख रहे दोनों के हर तो यहाँ समान हैं, लेकिन इसका हर 1 है ना। जबकि हमें अनुपात में याद करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, अनुपात याद करना है, तो इनके हर समान होने चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इसके हर का हम निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि 3 आता है, 3 एकम 3, 3 का गुणा किया 3 पाई, 3 एकम 3, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। अब देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 पाई है ना, 1 पाई हम लिखते नहीं है, ओनली पाई लिखते हैं। ये पाई कट जाते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 3:1:2, ठीक है ना। यानी समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 3:1:2 होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा जवाब हो जाएगा। अब इसकी सत्यता जांच हम कर सकते हैं, कैसे? ऊंचाई 2 मान लीजिएगा और त्रिज्या 2 मान लें और फिर इन तीनों का आयतन ज्ञात करें और उनका अनुपात ज्ञात कर लें, तो क्या होगा, इसकी हमें पुष्टि हो जाएगी कि क्या यह सही है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, यहां पर एक संख्या दी गई है जिसका हमें मानक रूप ज्ञात करना है। इसका मानक रूप क्या होगा, है ना। संख्या क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 3,45,00,000, ठीक है। अब मानक रूप का दूसरा नाम आता है विशेष रूप। तो ये नाम आपको याद होना जरूरी है, परीक्षा में अलग अलग नाम आ सकते हैं। विशेष रूप, एक इसका और नाम है, उसका नाम है वैज्ञानिक संकेतन, है ना, वैज्ञानिक संकेतन। बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से लिखने और याद रखने के लिए, है ना, वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं विशेष रूप या उसी का नाम है मानक रूप। और इंग्लिश में इन सब का एक ही नाम है, उसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म, हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें 3,45,00,000 का स्टैंडर्ड फॉर्म ज्ञात करना है, यानी मानक रूप ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है, इसको एक बार आप समझ लेंगे तो गलती कभी नहीं होगी, है ना। इसलिए हम काफी स्लो चल रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक किए बिना आप न जाइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बाद में हम भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए अब ये संख्या है ना, ये क्या है? धनात्मक संख्या है, ठीक है। अब जो संख्या धनात्मक होती है, पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो क्या होता है कि दशमलव इसके दाईं ओर होता है लास्ट में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, कि हमने लिखा 5, ठीक है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 5.0 या लिखे हम 5.00 या और भी जीरो लगा दें, है ना। तो इन सबका मतलब क्या होता है? इन सबका मतलब 5 ही होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये दशमलव जो पूर्ण संख्या होती है उसके दाहिनी तरफ लास्ट में होता है, तो अंत में शून्य लगाए या न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी सिद्धांत का हम पालन यहाँ कर रहे हैं। तो जब कंडीशन ये होती है और इस दशमलव को हम लाते हैं बाईं ओर, क्योंकि मानक रूप लिखने का हमारा एक मुख्य नियम क्या है
कि दशमलव के पहले केवल एक अंक होना चाहिए, वो कहलाता है मानक रूप। तो देखिए अब इस संख्या की हम बात करते हैं तो दशमलव का आएगा 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। ये हमने लिखा 3 और 4 के बीच में लगाया हमने दशमलव, और बाकी जो भी अंक हैं वो हमने लिख दिया, गुणा 10 कर दिया। क्लियर, इतना आपने कर दिया। अब चूंकि दशमलव यहाँ है कि अब देख रहे हैं कि 5 के आगे दशमलव है, 0 है ना, तो ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहां से हम लिखेंगे, गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हमने इस दशमलव को 7 स्थान छोड़ करके प्रतिस्थापित किया है, इसलिए घातांक लगा देंगे यहाँ पर 7। क्लियर, 10 की घातांक 7 है ना। अब यदि ऋणात्मक होगा तो उसके लिए अलग है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया, क्या है, मानक रूप हो गया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मानक रूप कैसे ज्ञात करते हैं। यदि समझ में आया है तो मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, है ना, इस संख्या का मानक रूप क्या होगा, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे लिख करके बताएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, हो जाएगा प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है ना, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं संख्या का भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग, है ना, तो वह कहलाती है अभाज्य संख्या। या यूं कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से हैं, एक और एक स्वयं संख्या, ठीक है ना। इसके 2 गुणनखंड हो गए, जैसे उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 13, है ना, 17 19 23 इत्यादि। अब देखिए ये संख्याएं या तो इनके फाड़े में आएगी या एक के फाड़े में आएगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या के फाड़े में नहीं आती है ना। तो ये संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब देखिए जैसे 2 है, अब 2 या तो एक के फाड़े में आएगा या 2 के फाड़े में आएगा, इसे कहलाते हैं गुणनखंड, है ना, यानी फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं, 3 नहीं होते हैं। यदि 3 गुणनखंड होते हैं तो समझिए कि वो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप संख्या गिनेंगे तो 1 से 100 तक के बीच की जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या है 25, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप गिन करके देखें क्या वास्तव में सत्य है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने गुना होगा। देखिए घन, घन यानी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, ठीक है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। अब तीनों बराबर होने के कारण हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखते हुए लिखते हैं भुजा। तो अब यहां पर घन का आयतन का सूत्र क्या है वो हम लिख लेते हैं, है ना। घन का आयतन बराबर, यह सूत्र होता है भुजा की घातांक 3, घातांक 3 यानी भुजा का, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि भुजा एक इकाई है, इकाई यानी सेंटीमीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, मिलीमीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इकाई बात कर रहे हैं, एक इकाई हमने लिया। अब भुजा एक इकाई है मतलब एक की घातांक 3 हो गया, मतलब क्या हुआ, एक गुना एक कितना आ जाएगा, एक घन इकाई। ये आयतन का सूत्र होता है ना, तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, घन, एक घन इकाई हो गया, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है कि भैया इसकी भुजा को 3 गुना कर दिया है, पहले भुजा हमने ली थी यहाँ पर कितनी, एक इकाई, अब इसको 3 गुना कर दिया है ना, एक दिया 3 तो 3 का घन हो जाएगा, मतलब 3 गुणा 3 भुजा हमने 3 कर ली, गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27,
27 घन इकाई, इसका आयतन आ गया है। अब कितना गुना हो गया, देखिए यहाँ 1 था, ये 27 हो गया, यानी 27 गुना हो गया। तो यदि किसी भी घन की भुजा को 3 गुना कर देंगे हम, तो उसका आयतन 27 गुना होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुफलक में 7 फलक 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक में कितने कोर हैं? ठीक है ना, कोर यानी एजेस। अब देखिए कि यहां पर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुफलक में फलक, शीर्ष और कोर 3 चीज होती है, 3 में से 2 यदि दी जाती है तो तीसरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं आइलर का सूत्र। क्या है, देखिए एफ धन वी, एफ धन वी बराबर ई धन 2। ठीक है, ये होता है आइलर का सूत्र। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आइलर का सूत्र है, उसमें अलग अलग दिया जाता है, तो ये भी होता है। और देखिए एक इसका दूसरा फॉर्म होता है एफ धन वी ऋण 2 बराबर ई, ये फॉर्म भी दिया जाता है। तो देखिए ये क्या है, पक्षांतर द्वारा हमने +2 को यहाँ लिया है, -2 कर दिया है वही। ठीक है ना, लेकिन आपको इस प्रकार में दिया जाता है तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 2 प्रकार से हम ले सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ प्रश्न करते हैं कि 10 फलक है। अब फलक यानी एफ वी और ई क्या है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। एफ यानी फेसेस यानी फलक, है ना, ठीक है, और वी यानी वर्टिसेस यानी शीर्ष, नहीं बोलते हैं शीर्ष, इंग्लिश बोलते हैं वर्टिसेस, और ई यानी होता है एजेस यानी कोर या किनारा। ठीक है ना, इसके लिए आता है। अब इसी सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे कितने कोर हैं। ये सूत्र ले लें, चलिए ले लेते हैं। एफ कितना है, फलक 7, धन वी यानी शीर्ष 10, -2 इक्वल टू ई यानी एजेस कोर। 10 और 7 जोड़ते हैं तो होता है 17, 17 ऋण 2 बराबर ई, 17 में से 2 कम करते हैं तो बचता है 15 बराबर ई, यानी कोर की संख्या कितनी हो गई, 15। कोर की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, अब आप इस सूत्र के माध्यम से भी याद करें और देखें कि क्या ई बराबर 15 आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आज इस वीडियो में हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट का अभ्यास करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप हल करें और इनका अभ्यास करें और उनका उत्तर क्या आता है ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं और हमारे वीडियो से आप सीख भी रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी सीखने की इच्छा होती है वह पूरा वीडियो देखता है, सीखता है और सफलता भी प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।